कतर के अचानक से पीछे हटने के बाद रशिया एक बार फिर से भारत के लिए पिक्चर में कैसे आ गया है, ईरान ने अब भारत से कौन सा पंगा ले लिया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत सरकार कौन सी स्ट्रेटेजी के ऊपर चलने की कोशिश कर रही है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। भारत में कई सारे खामेनेई प्रेमी पिछले 2-3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रोना धोना लगाया हुआ है, जबकि ईरान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत का कोई भी रोल नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद इन लोगों को समझ आएगा कि ईरान की क्या सच्चाई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फर्स्ट इंडियन कैजुअलिटी इन यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, ओमान सेज मैरिनर किल्ड एज ऑयल टैंकर हिट बाय बॉम्ब वायर ड्रोन बोट। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड नेवी ने एक और ऑयल टैंकर शिप को निशाना बनाया है, जिसमें इंडियन क्रू मेंबर की जान चले गई है। ईरान के इस अटैक में ये भारत की पहली कैजुअलिटी है। पहले दिन जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था उस दिन भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक ऑयल टैंकर शिप को निशाना बनाया था, जिसमें 15 इंडियन क्रू मेंबर्स थे। उस शिप के ऊपर सवार सभी इंडियंस को ओमान की अथॉरिटीज ने टाइम के ऊपर रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन ईरान के हमले के कारण 4 लोग उसमें भी इंजर्ड हो गए थे। वो तो खैर पहला हमला था, हालांकि उसमें भी भारत के क्रू मेंबर्स की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये ऑयल टैंकर शिप भी ओमान की कोस्ट के ऊपर खड़ा था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा था। चलो पहले केस में हम ईरान को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन ये दूसरा हमला है जिसमें ईरान ने एक और ऑयल टैंकर शिप को निशाना बनाया है और उसमें भारतीय व्यक्ति की जान चले गई है। ईरान को पता है कि पहले ऑयल टैंकर शिप में इंडियन क्रू मेंबर्स घायल हुए थे, लेकिन अब ये जो दूसरा ऑयल टैंकर शिप ईरान ने टारगेट किया है, इसमें क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल सीधा मेन इंजन रूम में जाकर हिट हुआ है, जिसकी वजह से इंडियन क्रू मेंबर की जान चले गई। ओमान की मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर एजेंसी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है और बताया है कि ये जो दूसरा ऑयल टैंकर शिप ईरान के हमले की चपेट में आया है, इसके ऊपर टोटल 21 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 16 भारत के थे, 4 बांग्लादेश के थे और एक यूक्रेनियन नेशनल था। बाकी क्रू मेंबर्स को थोड़ी सी इंजरी आई है, लेकिन उनको फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि ये जो दूसरे ऑयल टैंकर शिप के ऊपर ईरान ने हमला किया है, इवन ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश नहीं कर रहा था। न्यूज के अकॉर्डिंग ये ऑयल टैंकर शिप मस्कट के पास ओमान के तट के पास से क्रॉस हो रहा था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, वहां पर तो चलो हम समझते हैं कि यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करना एक तरह से आत्महत्या करना है, लेकिन ओमान के तट के पास ऑयल टैंकर शिप को निशाना बनाना ये साफ दर्शाता है कि ईरान इस समय सुसाइड मोड के ऊपर आ गया है और बाकी देशों को टारगेट करने के चक्कर में ईरान ने अब भारत से भी दुश्मनी मोड़ ले ली है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन क्रू मेंबर्स की मौत के कारण भारत की सरकार ईरान से काफी नाराज हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि भारत सरकार अचानक से ईरान को पनिश करने या फिर ईरान को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा एक्शन लेगी, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान के इन एक्शंस को भारत की सरकार अच्छे से नोट कर रही है। एक और न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि ईरान की नेवी रशिया और चाइना इन 2 कंट्रीज के ऑयल टैंकर शिप्स को टारगेट नहीं कर रही है। इवन पाकिस्तान के ऑयल टैंकर शिप्स को भी ईरान ने आराम से जाने दिया है। सेम इसी तरह से भारत भी कोशिश कर रहा था कि ईरान भारत के ऑयल टैंकर शिप्स को भी रियायत दे दे, लेकिन इंडियन क्रू मेंबर्स वाले ऑयल टैंकर शिप्स के ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स करके ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि उनके लिए भारत उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितनी रशिया, चाइना या फिर पाकिस्तान रखते हैं। ईरान की नजर में भारत की अहमियत बिल्कुल नहीं है और हमें भी ईरान से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन सवाल भारत के इन लोगों के ऊपर खड़ा होता है कि ये लोग खामेनेई के प्यार में कितना पागल हो गए हैं। क्या इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने से ईरान की नेवी भारत के ऑयल टैंकर शिप्स और भारत के क्रू मेंबर्स के ऊपर लगातार हमले कर रही है और अब तो ईरान ने एक भारतीय की जान भी ले ली है। अब इन लोगों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या ये अब भी अंधे होकर ईरान और खामेनेई को सपोर्ट करेंगे? क्या इनको ये दिखाई नहीं देता कि ईरान की सेना और नेवी रशिया, चाइना और पाकिस्तान के ऑयल टैंकर शिप्स को तो छोड़ रही है, लेकिन भारत को टारगेट कर रही है। अब समय आ गया है कि धर्म से ऊपर देश को रखा जाए और भारतीय लोगों की जान लेने के लिए ईरान का विरोध किया जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एलपीजी गैस को लेकर। दरअसल भारत के पिछले 5 साल के एनर्जी इंपोर्ट के डेटा को देखें तो पिछले 5 सालों में भारत का 50% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट के देशों से आया था, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस हुआ था। उसके बाद 55% एलएनजी गैस और उसके बाद भारत का 85% एलपीजी गैस इंपोर्ट ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही क्रॉस हुआ था, क्योंकि जो हमारी एलपीजी गैस की रिक्वायरमेंट है उसको मेजरली कतर और सऊदी अरब पूरी करते हैं और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही क्रॉस कर भारत की तरफ आता है। अब क्रूड ऑयल को लेकर तो खैर भारत के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पहले से हैं एंड और भी कई सारे देश हैं जिनसे हम क्रूड ऑयल परचेज कर सकते हैं, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि एलपीजी और एलएनजी गैस के मामले में भारत के लिए बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के सबसे बड़े गैस सप्लायर कतर ने ईरान के हमलों के कारण गैस प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद कर दी है। न्यूज आ रही है कि ईरान की मिसाइल ने कतर के एलएनजी प्लांट को हिट किया है, इसलिए कतर को मजबूरी में अपनी गैस प्रोडक्शन रोकनी पड़ी है।
मसला ये है कि भारत की अराउंड 40% LNG गैस कतर से ही आती है और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी दुनिया की जो LNG गैस की मार्केट है उसमें 20% प्रोडक्शन अकेले कतर ही से आती है। इसलिए कतर के गैस प्रोडक्शन रोकने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के साथ साथ अब गैस के प्राइसेस भी अचानक से 25 से 40% के बीच बढ़ गए हैं। क्रूड ऑयल के तो चलो भारत के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी हैं, लेकिन मसला ये है कि भारत ने LPG और LNG गैस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बिल्कुल नहीं बनाए हैं। इसलिए भारत के लिए अब एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। अब एक ऑप्शन भारत के पास मौजूद है और वो है रशिया। भारत रशिया से गैस इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन मसला ये है कि अमेरिका के साथ रिसेंटली ट्रेड डील करने के लिए भारत ने रशिया से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट पूरी तरह से रोक दिए थे। प्राइवेट के साथ साथ भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने भी रशियन ऑयल इंपोर्ट्स काफी हद तक कम कर दिए थे और नए ऑर्डर्स प्लेस करना रशिया को बंद कर दिया गया था। और उसके बाद ही कहीं जाकर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के ऊपर टैरिफ कम करके 18% तक कर दिए थे और वेनेजुएला क्रूड ऑयल परचेज करने की भारत को परमिशन दी थी। ऐसे में वापस से रशिया से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट रीस्टार्ट करना, क्वांटिटी बढ़ाना, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इससे नाराज हो सकते हैं। मगर ये भी सच है कि ये समय ऑलरेडी काफी चुनौतीपूर्ण है। मिडिल ईस्ट पूरे का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ गया है और ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के ऊपर इसका बुरा असर ऑलरेडी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए हो सकता है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज और प्राइवेट ऑयल रिफाइनरीज ये तो रशियन ऑयल एंड रशियन गैस के लिए अमेरिका के खिलाफ जाने का रिस्क ना लें, लेकिन जो भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो जरूर रशिया से ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करके रशिया को बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं, क्योंकि इस समय रशिया ही भारत की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर। आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी कैसे हैंडल करनी है वो भी बाद में देख लिया जाएगा। ये तो खैर अगले महीने का डेटा जब सामने आएगा तभी पता चलेगा कि भारत ने इमरजेंसी में रशिया को नए ऑर्डर प्लेस किए थे या फिर नहीं। लेकिन आपके अकॉर्डिंग इस समय रशियन ऑयल एंड रशियन गैस के इंपोर्ट्स भारत को वापस से बढ़ाने चाहिए, हाँ या फिर ना? डोनाल्ड ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहिए। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएई एंड इजराइल के बाद अब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II और उसके बाद सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इन तीनों को भी कॉल करके इनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। इन तीनों देशों के साथ जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है उसमें भारत इस बात की आलोचना कर रहा है कि ईरान ने जो इनके ऊपर हमले किए हैं भारत उसका विरोध करता है और ईरान के हमलों के खिलाफ भारत इन सब लोगों के साथ खड़ा हुआ है। अब नोट करने वाली बात यह है कि भारत अभी भी इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमले किए हैं उसके ऊपर चुप बैठा है, लेकिन ईरान आज की डेट में मिडिल ईस्ट के जिन भी देशों को अटैक कर रहा है और जिनके ऊपर भी हमले कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके उन सबके किंग और वहां के रूलर्स के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि भारत इन सब देशों के साथ खड़ा है। कैजुअलिटीज की बात करें तो अमेरिका ने अनाउंस किया है कि उनके इस समय युद्ध में टोटल 6 लोगों की जान जा चुकी है। 6 यूएस सिटीजन्स जो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड थे ये अभी तक मारे जा चुके हैं। वहीं पर इजराइल ने अनाउंस किया है कि इस पूरे युद्ध में उनकी 11 कैजुअलिटीज हुई हैं। इसके साथ ही आज अमेरिका ने 12 देशों की एक लिस्ट भी जारी की है और सारे यूएस सिटीजन्स को कहा है कि जितने जल्दी हो सके वो सब इन 12 कंट्री से एग्जिट कर दूसरी किसी कंट्री में चले जाएं। अब ये 12 देश हैं बहरीन, इजिप्ट, इराक, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और यूएई। इसके साथ साथ ईरान और यमन भी लिस्ट में शामिल है। अब सोचने वाली बात है कि अमेरिका अगर अपने सिटीजन्स को इन 12 कंट्री से निकलने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय में युद्ध और भी वायलेंट हो सकता है और ये सारे देश फुल स्केल वॉर में एंटर हो सकते हैं। भारत की सरकार के लिए भी काफी चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि इन सब कंट्रीज में कुल मिलाकर भारत के अराउंड 1 करोड़ लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इन सब को इवैक्यूएट करके भारत वापस लाना तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनकी सेफ्टी इंश्योर करना, ये इंश्योर करना है कि ये लोग वहाँ पर बिल्कुल सही सलामत रहें, ये इस समय भारत सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। इसलिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों के लीडर्स को कॉल आउट करके उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं और इन सब के साथ सहानुभूति जता रहे हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें।
अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।